नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट कंट्रोवर्शियल बैटल जो कि हुआ था हेडप्सिस। बैटल ऑफ हेडप्सिस के नाम से हम इसको जानते हैं, जो कि झेलम नदी के किनारे हुआ था अलेक्जेंडर और भारत के राजा पोरस के बीच में। इस युद्ध में को लेके बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज चलती रहती है, बहुत सारा विवाद चलता रहता है कि कौन जीता था, अलेक्जेंडर जीता था, पोरस जीता था। देखिए, इंडियन हिस्ट्री में तो भाई इस वॉर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। थोड़ी बहुत जानकारियां हैं, बट वो भी बाद में आई। चाणक्य ने जरूर पोरस के बारे में डिस्कस किया है, अपनी किताब में लिखा है, बट उन्होंने भी कुछ ज्यादा इसके बारे में चर्चा नहीं की है। तो ज्यादातर आपको जो 80 टू 90% जो सिनेरियोज हैं वो ग्रीक एंड रोमन फिलोसफर्स के द्वारा लिखा गया है। तो क्या क्या चीजें हैं और क्यों इसको कंट्रोवर्शियल बैटल बोला जाता है, तमाम सारी चीजों पर डिस्कस करने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस अलेक्जेंडर के बारे में। तो इस बंदे का जन्म होता है 356 बीसी में, पेला शहर के अंदर इस बंदे का जन्म होता है। और इसके पिता का नाम था फिलिप टू, और इसको जो ट्रेंड किया गया था उसको ट्रेंड किया था एरिस्टोटल ने, जो इसके गुरु थे। और एरिस्टोटल ने इसको 3 साल ट्रेंड किया था। और ये 16 साल की उम्र में इतना ज्यादा मतलब हो गया था कि इसने एक घोड़ा, जो कि इसका बहुत ही खास घोड़ा था, बेसुफेलस, इसको इसने ट्रेंड कर दिया था। और 18 साल की उम्र में, बहुत ही कम उम्र में, ये बैटल में उतर जाता है, जिस बैटल का नाम था चैरियोनिया, अपने पिता के साथ। और इसका बंदे का कॉन्फिडेंस लेवल देखिए कि मतलब ये बंदा अपने आप को कहलवाता था कि आई एम द सन ऑफ गॉड। जी हाँ, ये अपने आप को सन ऑफ गॉड कहलवाता था और पूरी दुनिया जीतना चाहता था ये बंदा। कैसे इसके पूरी दुनिया जीतने वाले जो इसके सपने थे उसको कैसे नाकाम किया गया, तमाम ये सब चीजें देखते हैं। तो सबसे पहले इस बंदे की जिंदगी में जो सबसे बड़ा मेजर चैलेंज आया था, वो चैलेंज आया था बैटल ऑफ गोगा मेला। इस बैटल के बाद इसकी जो इज्जत है, इसकी अपने आर्मी के अंदर बहुत बढ़ गई थी। मतलब मैसिडोनिया के लोग और ग्रीक के लोग इसको सच में भगवान का बेटा मानने लग गए थे इस वॉर के बाद। ये जो बैटल हुआ था, इसके पीछे का रीजन है क्योंकि डैरियस की जो सेना है, जो पर्शियन किंग थे, उनकी जो सेना है उसमें 1 लाख आर्मी थी और इसके पास केवल 40,000 आर्मी थी। केवल 40,000 की सेना के साथ इस बंदे ने डैरियस 3 को हराया था। और इससे पहले डैरियस को इसने बैटल ऑफ आइसिस में भी हराया था, जहां पे डैरियस की पूरी फैमिली को इसने बंदी बना लिया था। और जब 1 साल के बाद डैरियस ने इस पे अटैक किया, मतलब डैरियस इससे युद्ध करना चाहा, तो कंप्लीटली मतलब तैयारी के साथ आया था। अब देखिए ना, 40,000 की जगह पे उसने 1 लाख की फौज तैयार कर ली थी, लेकिन फिर भी उसके बाद भी इसका कुछ नहीं हुआ। इवन जो ग्रीक फिलोसफर हैं एरियन, उन्होंने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ अलेक्जेंडर में लिखा है कि इसका जो एक जनरल था, जो कि अलेक्जेंडर का जनरल था, पैरमियो, जब ये कैंप लगाया हुआ रहता है गोगा मेला में, तो पैरमियो एक दिन रात में इसके कैंप में आता है और कहता है कि सर, क्या हम रात में अटैक कर दो डैरियस 3 के कैंप पे। बट इस बंदे का कॉन्फिडेंस और इस बंदे का मोटिवेशन देखिए कि ये मतलब कंप्लीटली रिफ्यूज कर देता है। कहता है नहीं, हम युद्ध एकदम युद्ध नीति के साथ करेंगे, रात में हम पीठ पे वार नहीं करेंगे। तो अलेक्जेंडर की महानता ये बताती है। और एरिस्टोटल चूंकि इसके गुरु थे, तो एरिस्टोटल ने इसको बोला था कि भाई, कहीं भी जीत, पूरी दुनिया जीत, कुछ भी जीत, वहां के लोगों का जो ट्रेडिशन और जो कल्चर है उसके साथ छेड़छाड़ मत करना। और होता भी ऐसा है कि अलेक्जेंडर को इसीलिए महान राजा भी कहा जाता है ग्रीक में, कि अलेक्जेंडर पूरी दुनिया जीतने जो निकला था, जितने भी अंपायर्स इसने जीते, वहां के ट्रेडिशन और वहां के कल्चर के साथ कभी भी इस बंदे ने छेड़छाड़ नहीं किया था। बैटल ऑफ हेडप्सिस, यहीं पे इसकी जो जीत है उसका युद्ध विराम हो गया था, क्योंकि यहाँ पे उसका इंतजार कर रहा था भारत का शेर पोरस, जिसको पुरुषोत्तम के नाम से जानते हैं हम भारत के अंदर। क्या हुआ था इस बैटल में और क्यों इसको विवादास्पद बैटल बोला जाता है। देखिए, पोरस के बारे में ज्यादा जानकारी इंडियन हिस्ट्री में नहीं है कि इनका जन्म कब हुआ था, इनके फैमिली में कौन कौन थे, इनका अर्ली लाइफ कैसा बीता था। तो ये तमाम सी चीजें नहीं है। मतलब बड़ा अजीब सा चीज है ये कि जहाँ पे पोरस का राज्य ये बताया जाता है
उसी के पास में तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, जो कि काफी स्ट्रक्चर्ड यूनिवर्सिटी थी। और उस टाइम पे ये चीजें हुई, और उसके बाद भी इंडियन हिस्ट्री में कोई भी जिक्र नहीं है पोरस का। ये मतलब बहुत ही गहरे सवाल पैदा करता है कि ऐसा क्यों था। बहरहाल रीजन चाहे जो भी हो, लेकिन ये सच्चाई है कि सच है कि पोरस के बारे में आपको ज्यादा जानकारी इंडियन हिस्ट्री में तो नहीं मिलेगी। ग्रीक एंड रोमन हिस्ट्री में जरूर आपको पोरस के बारे में पढ़ना होता है। तो बैटल ऑफ हेडप्सिस, जिसको हेडप्सिस का मतलब होता है ग्रीक में, इसको नदी का नाम आप कह सकते हैं कि ग्रीक वर्ड में हेडप्सिस नदी का नाम को बोला गया है। और हिंदू सभ्यता अनुसार इसको झेलम नदी कहा जाता है, जो कि करंट में अभी पंजाब में बह रही है। अब ये मैप में आप देख सकते हैं कि ये जो नदी है ये झेलम है, और ये जो नदी है ये चेनाब नदी है, ठीक है। और ये जो एरिया है यहीं के राजा थे पोरस। जी हाँ, ये एरिया के राजा पोरस थे, ठीक है। और पोरस का जो इनका जो ओरिजिनल नाम था, जैसा मैंने आपको बताया, पुरुषोत्तम थे। और ये पुरु पुरु ट्राइब के थे, जो जिसका विवरण हिंदू के जो ऋग वेद है, जो होली बुक है हिंदू का ऋग वेद, उसके अंदर पुरु ट्राइब के बारे में जानकारी दी गई है। तो ये युद्ध होता कैसे, देखिए, जब सब कुछ जीत जाता है, इराक टर्की सब कुछ जीत के जब अलेक्जेंडर आगे बढ़ता है, तो उसके बाद ये इंडस रिवर क्रॉस करता है। और जब इंडस रिवर ये क्रॉस करता है, जब तक्षशिला में ये आता है, तो तक्षशिला के उस टाइम के जो राजा थे अंबी कुमार, वो भैया हाथ खड़े कर देता है, सरेंडर कर देता है कि भैया हम न लड़बे अपने से, हम अपना जो है सारा राजपाट आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। यहीं से एक टर्निंग पॉइंट होता है, और अलेक्जेंडर का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ता है कि भाई अरे यार, ये तो तुरंत सरेंडर कर दिया, पोरस को तो ऐसे ही सरेंडर करवा लेंगे। बट वो शायद भूल चुका था कि भाई एक बंदे ने किया, वो तो हमारी हिस्ट्री में ही भाई लिखा हुआ है कि एक हीरो होता है तो 5 उसके जगह पे जीरो भी पैदा होते हैं इस धरती पे, ठीक है। तो वो कभी और हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें भी डिस्कस करेंगे। तो अंबी कुमार भी वैसे ही थे, ठीक है, जीरो थे, और इन्होंने सरेंडर कर दिया। तो अलेक्जेंडर का कॉन्फिडेंस ये बढ़ गया कि भाई हम पोरस को तो ऐसे ही हरा देंगे। बट पोरस के बारे में, और पोरस को इसने इनफैक्ट ये भेजा भी था कि भाई सरेंडर कर दो, बट पोरस ने कहा था कि अगर तुम्हें मेरी राज्य चाहिए तो भाई जीत के लो, ऐसे तो नहीं देंगे, लड़ो, जीतो, उसके बाद ले लो। तो फिर आप देख सकते हैं, देखो, अलेक्जेंडर की अगर सेना की बात करें तो 45,000 सेना थी अलेक्जेंडर की उस वक्त। ये मतलब ग्रीक फिलोसफर, रोमन फिलोसफर जो जिन्होंने लिखी है किताब, उसके रेफरेंस पे मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि उनके पास 45,000 की सेना थी, और पोरस के पास 30,000 की सेना थी। बट एक जो सबसे बड़ा बेनिफिट पोरस के साथ था, वो था कि पोरस के पास वॉर एलिफेंट्स भी थे, मतलब कि ऐसे हाथी जो वॉर का हिस्सा हो सकते हैं। और वॉर एलिफेंट उस टाइम पे अलेक्जेंडर के पास नहीं था, उसके पास घुड़सवार तो थे, बट वॉर एलिफेंट्स नहीं थे। तो ये एक बेनिफिट पोरस के साथ था। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, रुक्साना। रुक्साना अलेक्जेंडर की वाइफ है। देखो, रुक्साना के बारे में ये चीज तो डिस्क्राइब है कि रुक्साना नदी पार करके पोरस के पास जाती है। और क्योंकि बहुत सारे बुक्स में ये लिखा हुआ है कि गर्मी के टाइम पे ये युद्ध हुआ था, बहुत सारे बुक्स में लिखा है कि बारिश के बाद हुआ था, और कुछ बुक्स में ये भी लिखा है कि बारिश के टाइम पे हुआ था। लेकिन ये फिक्स्ड है कि रोक्साना नदी पार करके, यानी कि झेलम नदी पार करके पोरस के पास गई थी अकेले। और चूंकि ये राखी के दिन गई थी और राखी मनाने के लिए गई थी, तो आप ये कह सकते हैं कि राखी का जो सेलिब्रेशन होता है, जो हम राखी सेलिब्रेट करते हैं, वो श्रावण महीने में करते हैं। तो श्रावण महीने बारिश का टाइम होता है भाई, ठीक है। तो उस टाइम पे रुखसाना पोरस के पास जाती है, और कहती है पोरस से कि मेरा कोई भाई नहीं है, तो मैं इस वजह से यहाँ पे आई हूँ। और पोरस भी उनसे कहता है कि भाई, के क्या कोइंसिडेंस है, मेरी भी कोई बहन नहीं है, बट आपके रूप में मुझे एक बहन मिल गई है। तो और जिस तरीके से हिंदू में आपको पता है कि हिंदू रीति रिवाज में जो लेडीज होती हैं, जो औरत होती है, उनका मान सम्मान बहुत ऊपर लेवल का होता है। तो पोरस ने भी मतलब अपनी डिग्निटी दिखाई थी, और बहुत ही ग्रांड वेलकम किया था इनका, रुखसाना का बहुत ग्रांड वेलकम किया था, और राखी भी बंधवाई थी इनसे। और इनको प्रॉमिस भी किया था कि वॉर में, बैटल में, ये उनके हस्बैंड की जान नहीं लेंगे, अलेक्जेंडर की जान नहीं लेंगे। तो ये उन्होंने प्रॉमिस किया था।
ठीक है। हालांकि ग्रीक फिलोसफर्स जो है वो इस बात से डिसएग्री करते हैं। वो कहते हैं कि भाई बहन वो बड़े थे, राखी बांधी थी, लेकिन पोरस ने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। लेकिन जहां तक आप इंडियन हिस्ट्रीज में आप जाके देखेंगे, जो भी थोड़ी बहुत चीजें हैं उसमें ये चीजें हैं कि हाँ, उन्होंने प्रॉमिस किया था रुखसाना को। ये लॉजिकल सोचने वाली बात है यार। कोई की रात में कोई लेडी अगर मतलब ऑफ द सडन किसी के यहाँ भी अगर जाके करी कि आप मेरे भाई हो और मैं इसलिए ये से आई हूँ, तो वो सिर्फ राखी बंधवाने तो नहीं आई होगी भाई, अपने हस्बैंड की रक्षा के लिए आई होगी। और ये लॉजिकल सोचने वाली बात है भाई। तो वो इसलिए आई होगी। तो वो आई वहां पे, राखी बांधा, पोरस ने उनको वादा कर दिया कि भाई हम आपके हस्बैंड की जान नहीं लेंगे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। यहाँ से युद्ध के बारे में आप डिसाइड कर सकते हैं कि युद्ध कौन जीत आती है। बैटल की जो बैटल की शुरुआत हो जाती है, और अलेक्जेंडर जो था, आपको पता है कि 1 लाख सेना के सामने इस बंदे ने लड़के जीता था। तो कूटनीति तो इसकी शानदार रही होगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो ये कूटनीति अपनाता है और ये कहता है कि हम पोरस के साथ 2 फ्रंट से अटैक करेंगे। एक फ्रंट सामने की तरफ से रहेगा और एक फ्रंट जो रहेगा वो 27 किलोमीटर दूर इधर आके और यहाँ से नदी पार करके वो अटैक करेगा। तो ये वाला जो 27 किलोमीटर दूर आके जो ये अटैक करेगा, इसकी लीडरशिप अलेक्जेंडर ने अपने हाथों में रखी थी। और जो फ्रंट से एकदम सामने से वॉर करेगा, उसकी जो लीडरशिप थी इसने कैटरस को दी थी, जो कि इसका सबसे अजीज दोस्त आप कह सकते हैं कि था। जब ये पहला अटैक इस तरफ से जब अलेक्जेंडर ने किया, तो पोरस की सारी सेना इस तरफ शिफ्ट हो गई और इस तरफ से ये वॉर करने, मतलब पोरस ने ये एक्सेप्ट ही नहीं किया था कि भाई इस तरफ से भी कोई वॉर हो सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ से कैटरस नदी पार करता है और यहाँ से फिर वो अटैक कर देता है। तो पोरस की सेना बीच में फंस जाती है। हालांकि काफी अच्छा रिटेलिएट करती है वो एज अ ग्रीक। मैं ये जो भी आपको बता रहा हूँ, ये ग्रीक एंड रोमन से फिलोसफर्स जो उन्होंने किताब रखी है, वहीं से मैं आपको ये रेफरेंस उठा के बता रहा हूँ। तो उसमें ये कहा गया कि दोनों फ्रंट बीच में ये जब फंस जाती है, हालांकि बहुत अच्छा रिटेलिएट करती है, बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करता है पोरस अपनी आर्मी को। बट अनफॉर्चुनेटली वो युद्ध हार जाता है। और ये भी कहा गया है कि 12,000 इंडियंस मर जाते हैं और 80 हाथी मर जाते हैं इस युद्ध में। और मैसिडोनियन आर्मीज के केवल 1,000 लोग ही मरते हैं। अब इस युद्ध के बाद क्या होता है? इस युद्ध के बाद पोरस को कैप्चर कर लिया जाता है, मतलब कि पोरस को बंदी बना लिया जाता है। और जब उसको अलेक्जेंडर के पास लेके जाया जाता है, तो पोरस से वो पूछता है कि भाई क्या उम्मीद कर रहे हो मेरे से? तो पोरस वहां भी सेना तान के कहता है कि एक राजा की तरह मेरे साथ ट्रीट करो। मतलब या तो मेरा सर कलम करो या फिर यहाँ से निकलो, लेकिन जब तक मैं रहूंगा तब तक ये धरती तुम्हें नहीं दूंगा। इससे वो इतना मोटिवेट और इतना खुश हो जाता है अलेक्जेंडर कि उसको पूरा राज दे देता है। कहता है कि जाओ, ये पूरा राज तुम्हारा है। अब जब जिसने दुश्मन के माँ को, बेटी को अपने घर में अगवा करके रख लिया, वो इतना महान था कि उसने मतलब राजपाट दे दिया। ये कैसे पॉसिबल है भाई? और इसमें उसका जो सबसे लव्ड, मतलब सबसे जान से प्यारा घोड़ा व्यूफेला भी मर जाता है। व्यूफेला को भी इसमें इस युद्ध में मर जाता है, जिसके नाम पे ये सॉरी, व्यूफेलस नाम था उसका। व्यूफेला उसके नाम पे एक शहर बसाता है ये। और एक और शहर बसाता है अलेक्जेंड्रिया निकिया, जो कि उसकी विक्ट्री को दर्शाता है। ठीक है, तो ये 2 शहर बसाता है। उसके बाद फिर ये आगे कूच करना चाहता है, बट पुलट्रास जो एक ग्रीक फिलोसफर है, ये अपनी किताब में रखते हैं कि अलेक्जेंडर आगे जाना चाहता था, बट उसकी सेना बहुत थक चुकी थी, इसी वजह से वो आगे नहीं गया। और वो वापस आ जाता है, उसकी सेना उसको कन्विंस कर लेती है और अलेक्जेंडर इतनी इजी वे में कन्विंस हो जाता है, वो वापस चला जाता है। मतलब पूरी दुनिया जीतने वाला आदमी इतनी जल्दी कौन ये हो जाता है और वापस चला जाता है। ये भी थोड़ा सा पेट में पचने वाली बात नहीं है भाई। अब पढ़ते हैं कि क्यों अलेक्जेंडर की जो ये लड़ाई है, जो ये हेरेप्सिस की जो लड़ाई है, इसको कंट्रोवर्शियल मानते हैं। देखिए, पहला पॉइंट तो ये है कि रुखसाना को पोरस ने प्रॉमिस किया था कि भाई हम आपके हस्बैंड की हत्या नहीं करेंगे। दूसरा, जैसा कि मैंने बताया कि इस बंदे ने आइसस की लड़ाई में डेरियस की पूरी फैमिली को, मदर, वाइफ और डॉटर को अगवा कर लिया था, बंदी बना लिया था। और इवन डेरियस ने जब इसको ऑफर किया कि भाई तू मेरा आधा राज्यपाट ले ले और मेरी बेटी से शादी कर ले, तो ये कहता है कि भाई इस दुनिया में 2 सूरज कभी नहीं हो सकते, केवल एक ही सूरज रहेगा, वो है मैं, वो मैं हूं। ठीक है।
ये बड़ा वो है। और तीसरा, अलेक्जेंडर हमेशा ये सपना देखता था कि मैं पूरी दुनिया जीतूंगा। वो इसी वॉर के बाद वापस हो जाता है और इतना मतलब अपने आर्मी की बात मान के ये वापस रिवोक करके चला जाता है। ये भी भाई समझ से पड़े है। ठीक है। हालांकि ये बात सच है कि ग्रीक फिलोसफर ये कहते हैं कि आप ये नहीं मानते हैं, आप ये मानते हैं कि पोरस जीते थे, लेकिन आप ये तो मानते हैं कि इंडो ग्रीक किंगडम नाम की कोई एक जगह थी जहाँ पे इंडो ग्रीक किंगडम हुआ करता था। ये तो आप मानते हैं, तो भाई ये तो सच्चाई है कि इंडो ग्रीक किंगडम था। बट जैसा कि मैंने कहा कि पोरस के बारे में ज्यादा डिटेल है नहीं। उनका एक लड़का था जो इस युद्ध में मारा जाता है, तो ये भी पॉसिबल है कि पोरस के आगे पीछे कोई ना रहा हो। और जैसा कि उन्होंने रोक्साना को अपनी बहन बनाया था, तो इस हिसाब से अलेक्जेंडर उसका जीजा हुआ, तो उस हिसाब से भी उसने अपने राजपाट उसको सौंप दिया हो। ये भी एक पॉसिबिलिटीज हो सकती है। बट ये कहीं भी ज्यादा इसके बारे में डिस्क्राइब नहीं है। दूसरा, इंडो ग्रीक किंगडम के बारे में इसलिए भी आपको पता है कि इंडो ग्रीक, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने जब मौर्य वंश की स्थापना की थी, तो वहां का जो राजा था, इंडो ग्रीक किंगडम का जो राजा था सेलिकस। तो सेलिकस जो था वो अलेक्जेंडर के आर्मी का जनरल हुआ करता था। वही यहाँ का राजा था। बाद में फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी बेटी के साथ शादी की थी, सेलिकस की बेटी के साथ शादी की थी, और मौर्य वंश की जो विस्तार नीति है वो आगे तक गई थी। दूसरा ये भी रीजन है इसकी, अलेक्जेंडर का आर्मी का जो थकावट जो आप सुनते हैं, वो इसका ये भी रीजन हो सकता है कि अलेक्जेंडर को पता था कि यही वॉर मेरे लिए बहुत टफ रहा है, और आगे जो नंदा डायनेस्टी है उसको हराना असंभव है। क्यों? क्योंकि नंदा डायनेस्टी के पास उस वक्त 2 लाख आर्मी की फौज थी, जिसमें 8,000 घुड़सवार थे और 6,000 वॉर एलिफेंट थे। तो यहाँ पे अलेक्जेंडर को जीतना काफी टफ हो सकता था। तो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि मैंने अपने वीडियो में आपको सारी चीजें बताने की पूरी कोशिश की है, और आपको ये वीडियो देख के मजा आया होगा कि क्यों अलेक्जेंडर वर्सेस पोरस की जो युद्ध है उसको कंट्रोवर्शियल कहा जाता है अभी भी। आपकी क्या राय है? कौन इस युद्ध में जीता था, कौन इस युद्ध में हारा था? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही कुछ और फैक्ट्स के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। मेरे को क्योंकि सामान है, मैं बाद में दोबारा चला जाऊंगा। तो ठीक है।